नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, चलिए सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ की जो है स्पेशल क्लासेज लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां इसका री एग्जाम प्रस्तावित है वहीं इसका पोस्टपोन वाला एग्जाम भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको सबसे पहले दो चीजों की जरूरत है। वो क्या है? एक तत्परता, दृढ़ता, और उसके बाद क्या आती है? आपके प्रैक्टिस, जो आपको डेली करना चाहिए। मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज जरूर बता दूं कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं किताब पढ़ ले रहा हूं, ठीक है, मैंने किताब को पढ़ लिया है, तो आपको लग रहा है कि मैं तैयार हूं, आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। आपका रिजल्ट 50% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, थोड़ा सा भी एनालिटिकल आ जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस करने की। भैया मैं आपको बार बार एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, प्रैक्टिस वो चीज है जो आप चीजों को पढ़े रहते हैं ना, वो आपके दिमाग में छपती कब है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब आप गलतियों से सीखते हैं ना, तब आप इंसान के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस करो। गलती हो रही है, गलतियों से सीखो, क्योंकि इसीलिए आपसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है, तो इसी बातों के साथ अब क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहां पर जनजाति दिया गया है और उनकी अवस्थिति पूछी गई है और कह रहा है कि इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वो सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इतने देरों में आप लोगों ने सुन लिया होगा जब तक मैं लिख रहा था। इसका सही जवाब है खस, जो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। देखिए जो खस ट्राइब है ना, खस ट्राइब आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये आपके नेपाल और इंडिया में पाई जाती है। पहले अब इंडिया में कहा, आप देखिए असम में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके कहां पर? उत्तराखंड में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। यानी कि आप जब ऊपरी बेल्ट देखेंगे इंडिया का, जो इंडिया भूटान और नेपाल बॉर्डर को टच करता है, तो वहां पर ये मिलेंगे। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है, क्या नाम है, उसको टच नहीं करता है, क्या नाम है, नेपाल को। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं पाया जाता। ऐसे आप कि नेपाल को टच नहीं करता, तो खस ट्राइब कहा नेपाल से संबंधित है इंडिया में, भूटान में इनका नहीं पाया जाता। भैया पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने आपको बताया भी नहीं कि भूटान में पाया जाता। ठीक है, तो खस ट्राइब यहां पर जो है गलत था, वही सही है। ये मैंने बता दिया कहां कहां पाया जाता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, और ऐसे मैंने आप लोगों से कहा था ना कि 6 बजे से आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊंगा, तो आज से उसकी शुरुआत भी हो रही है। शाम को 6 बजे आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो मैंने कल पिछली आपको क्लास में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि जहां पर स्टील और आयरन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न में कहना चाह रहा है कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब यहां पर क्या होगा? आपको पता है जो राउरकेला की स्थापना हुई थी करीब 1959 के में हुई थी। जी भैया 1959 में दरअसल इसे जो है स्थापित किया गया था, तो जर्मन की कोई कंपनी थी, उसके साथ मिल करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ये सारे जो है बहुत है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भिलाई है। ठीक है भैया, भिलाई है। भिलाई जो है सबसे बड़ा जो है उत्पादक है इस समय, क्या, लोहा और इसका। और अगर आप एरिया वाइज देखेंगे ना कि किस प्लांट का सबसे बड़ा एरिया है, तो उसमें भी आपका भिलाई ही आता है। ठीक है, भिलाई ही आता है, बहुत बड़ा एरिया इसका, करीब 10 किलोमीटर गुणे 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये स्थापित है, बहुत बड़ा एरिया। भारत में शक्ति खंड में, ठीक है, ऊर्जा स्रोतों, बेसिकली इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है आप एक बार पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। तुरंत बता दूंगा तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो पढ़ने दीजिए मुझे, तब आप बोले, आप ही बोले जा रहे क्वेश्चन क्या करूं मैं। नहीं भैया, पहले आप देखो फिर मैं बोलूंगा। तो देखिए इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि जो एनर्जी सेक्टर है हमारे यहाँ, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें किस सेक्टर का कितना परसेंटेज जो है योगदान है, ये पूछा चाह रहा है। तापीय यानी कि थर्मल, जलीय यानी क्या, हाइड्रो, और आणविक मतलब क्या है, एटॉमिक। तो इन तीनों में आपको पूछ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा है, कैसा है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे यहां जो कुल ऊर्जा उत्पादन होता है आज के डेट में, पहले 40% के आसपास था, आज के डेट में बढ़ करके करीब 57% जो है आपका केवल तापीय से आता है। तो आप देखिए 57% तापीय में से अकेले करीब करीब 50% के आसपास आपका केवल कोल वाले, जो कोल से आपके ताप ऊर्जा उत्पादित होते उससे आते। ठीक है, ये आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आपसे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ क्या आता है? सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ आता है क्या,
सोलर आता है जो 16.1 होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपको सोलर दिया नहीं। आप एक चीज समझिए, अगर सोलर दिया होता तो वो सेकंड होता। कितना? कुल उत्पादन का 16.1% जो है आपका सोलर से आता है। अब उसके बाद नंबर किसका आता है? उसके बाद आता है क्या? हाइड्रो और फिर विंड। जी भैया, हाइड्रो से आपका कितना, यानी जलीय से कितना? हाइड्रो से आपका 11.3%, 11.3। और फिर विंड से जी भैया, वायु वाली जो बात कर रहा हूं मैं, उससे आपका कितना आता है? 10.6%। और अगर आप देखोगे एटॉमिक से, तो एटॉमिक से बहुत कम जी भैया, जो आपको आणविक दे रहा है 1.6%, जस्ट 1.6% आपका जो है किससे आता है? न्यूक्लियर से आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब यहां मैं लिखना भूल गया था, बता दें। तो सही जवाब देखो तापीय होगा, तापीय के बाद फिर क्या होगा? हाइड्रो होगा, हाइड्रो के बाद आपका क्या होगा? एटॉमिक होगा। तो यहां पर इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए। अब आप लोग भी जवाब दिया करो यार, मैं ही अकेले। तो यहां पर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए, हाँ, बेसिकली यहां पर एक और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जहां जलीय वायु है ना, वहां पर जो है प्रश्न में ये वाला ऑप्शन लगाना भूल गया था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, प्रश्न मैंने आपको डिटेल में इतना बता दिया कि आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैं रुका कि मैं देख रहा हूं जलीय वायु कौन सा हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। चलो, आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। आप लोग देखिए, इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है, पढ़िए फिर बताता हूं। हाँ, पढ़ लिए, क्या समझे? इस प्रश्न में यह पूछना चाह रहा है कि मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं इंडिया में। मेजर मिनरल्स कौन से? दरअसल हमारे इंडिया में मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से? मेजर मिनरल और माइनर मिनरल, ठीक है। मेजर और माइनर मिनरल। वैसे इंडिया में टोटल जो है 95 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको अभी तक मिनरल्स की श्रेणी में डाला गया है उत्पाद, और उनमें से जो है माइनर और मेजर को जो है अलग अलग क्या क्लासिफाइड किया गया है। अब इससे पूछ रहा है कौन सा यहां पर है। तो देखिए भैया, जो इसमें इसका सही जवाब है वो क्या है? दिख रहा हो पूरा? हाँ, दिख रहा है। तो जितने लोगों ने यहां पे सही जवाब क्या दिया? 2, 3, 4। जी भैया, 2, 3, 4। ये बेंटोनाइट आपका माइनर मिनरल है, ये माइनर मिनरल है। और इसमें से पता एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं इन्हीं सारे मिनरल्स के बीच में से कि जो आपका सिलीमेनाइट है, भारत इसका बहुत बड़ा उत्पादक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका सिलीमेनाइट का भारत, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर काइनाइट देखिए तो ये नॉन मेटेलिक है। दरअसल इसमें पूछ लेता ना नॉन मेटेलिक मेटेलिक, तो ये नॉन मेटेलिक है, ठीक है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें से इंडिया जो है इसका सिलीमेनाइट का लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। समझ में आ रही चीज है ना, इसीलिए मैं चीजों को थोड़े में नहीं, मैं तब तक बताने की कोशिश करता हूं जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को कहां स्थापित किया गया? बताओ। देश के पहले प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को कहां पर स्थापित किया? हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर या फिर चेन्नई? चलिए जवाब दीजिए। और भैया देखो, आप अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी ही क्लासेज आपको शाम को 6 बजे भी अब देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि अब दोनों टाइम क्लासेस शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा रुको, उसके बाद से चीजें थोड़ी सी तेज से स्टार्ट हो जाएंगी। आने वाले समय 3 क्लासेज भी होंगे, बस अभी 2 से स्टार्ट रखो, थोड़ा सा होली तक रुको, उसके बाद 3 भी होंगी, ठीक है। चलिए, तो बताइए इसका सही जवाब। हाँ ठीक है, बीच में कुछ ब्लर हो गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, लातूर, लातूर कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को शॉर्ट फॉर्म में एमएच लिखा जाता है। लातूर महाराष्ट्र में है, जहां पर 2008 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2008 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका काम क्या होता है आप लोग समझिए ना, कि प्रबंधन शिक्षण के प्रबंधन करने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है उससे संबंध में जो है यहाँ पर जो है लातूर में है। वैसे आप देख सकते हैं कि सही है यार। आपको देखिए जो चक्रवात आते हैं यहां पर है। वैसे नहीं, अकेला नहीं, ये पहले की बात कर रहा है। अब इसके काफी इंस्टीट्यूट अलग अलग जगहों पर भी खुल गए हैं। ज्यादा डिटेल के लिए खुद भी थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। चलो मैं प्रश्न को बताता हूं, उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। अब तुम्हें उस पर जाकर के क्या पीएचडी करनी है तो उसके लिए टाइम नहीं है, क्लास भी करनी है, ठीक है। चलो, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, क्या यह कथन सत्य है? दूसरा क्या कह रहा है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उपग्रह को विकास मिल जाता है। मतलब जो कह रहा है ईस्ट से इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। क्या बोल
रिवॉल्व कह सकता हूं, ठीक है। चलो करती है, तो इसी वजह से जो है इससे क्या होता है कि उपग्रह को क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वेग मिल जाता है, जिससे आसानी से वो जो क्या है पृथ्वी से बाहर चली जाती है, ठीक है। बताइए क्या इसका जवाब सही है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो अभी मैंने एक आपको पिछली क्लास में बताया था प्लाइन वेग के बारे में, जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से बाहर जाने के लिए जरूरी वेग होता है, ठीक है। मैं यहां पर जी करा समझिए। बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सत्य है भैया कि बिल्कुल पूर्व ग्रह पूर्व दिशा से ही छोड़े जाते, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन जो कह रहा है, पहली बात तो यही गलत है कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, नो, ये अपोजिट है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। तो यहां पर जो तुमने सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब अर्थ जो है अर्थ के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसको क्या एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। यानी कि जो अर्थ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, अर्थ, और कैसे आता है वो अर्थ के रोटेशन से जनरेट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो जो आपके उपग्रह होती है उससे एक्स्ट्रा वेग उसी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करिए और कौन कौन से भूकंप के कारण कौन से हैं। मतलब इन चारों में से किसके कारण भूकंप आ सकता है, प्रश्न में यही पूछ रहा। बताइए, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लेट्स टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 3 2 4 1 3 4 या 1 2 3 4, 1 2 का 4 4 2 का 1, बताइए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया डी दिया। अब देखिए भूकंप कब कब आता है, भ्रंश माने क्या होता है, भ्रंश का विकसित होना। जी भैया, जब वहां पर फॉल्ट जनरेट होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉल्ट। जब फॉल्ट जनरेट होता है तो क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। और उसके साथ क्या, जब आपको पता है फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के साथ साथ अगर वो चल रहा है तो भैया क्या होगा, वहां तो पृथ्वी हिलेगा ही बिल्कुल। ज्वालामुखी, जी भैया जब ज्वालामुखी आता है, आप लोगों पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी के कारण कई जगह सुनामी भी आ गई थी, और उससे क्या होता है, भूकंप भी वहां पर आता है, भूकंप से भी सुनामी आ जाती है, ठीक है। दोनों मतलब इससे मैंने ऐड कर दिया कि तुम्हें पता हो। और चट्टानों का वलन, जी भैया ऑब्वियसली सी बात है, ये तो मेन कारण होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में मतलब निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है। जी भैया झील जो है बनता है, लेकिन कहां पर, देखिए लैंडफॉर्म से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से, लेकिन क्या कर रहा है, शुष्क मरुस्थलीय यानी क्या है, एरिड एरिया की बात कर रहा है, एरिड एरियाज की, ठीक है। आंतरिक नहीं तो इंटरनल जो आपके रिवर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप बताइए इसे क्या है, मलाया, बालसन, मरुस्थलीय बेसिन, उपयोग में से कोई नहीं। चलो मैं बताता हूं, डी नहीं होगा। अब बताओ ए बी सी में से बताओ। मैंने आसान कर दिया ना, डी नहीं होगा बता दिया, अब आपका काम है बताना। तो क्या होगा, जी भैया पलाया होगा। पलाया जो है होता है, इसका सही जवाब है, इस लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। बालसन क्या होता है, बालसन बेसिकली एक वैली होता है, इसी वैली से जो है आपके पलाया मतलब जो झील बनती है, इसी बेसिन से आपके पलाया का निर्माण होता है, ठीक है, जो झील बनती है, ठीक है। ये पलाया जो झील है इसी वजह से बालसन वैली के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये भी जो है किससे संबंधित है, ये भी आपके शुष्क मरुस्थलीय लैंडफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दरअसल जो टर्म्स होते हैं ना, हर टर्म्स एक लैंडफॉर्म जो टर्म्स देखेंगे वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया से उनका कनेक्शन होता है, हर चीज सबसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है। सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस तुम पेपर उठा लोगे, क्वेश्चन पेपर भी उठा लो, मतलब चाहे एग्जामिनर को कह दो चाहे मुझ जैसे प्रैक्टिस कराने वाले को कह दो, इन्हें कैस्पियन सी से अलग सी मोहब्बत हो रखी है, ठीक है। और मोहब्बत यूं ही नहीं, उस मोहब्बत के पीछे एक रीजन है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब कह दिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, तो आपको एग्जैक्टली मैं बता दूं इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। 5 देशों में यहां पर जो नहीं है उसको मैं ऐड कर दूं, रूस से लगती है, ठीक है। वैसे अंग्रेजी में रसिया लिखा जाता है, ठीक है, रसिया। वैसे हमारे यहाँ रसिया का मतलब थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। उसका अगला कौन सा है बताइए,
देखो पहले मैं बता दूं इसका सही जवाब है ए। अब आप यहां समझिए कि 3 देश आपको मिल गया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहां पर आपको जवाब क्या मिल गया कि बाकी 3 तो यहां पर है। अब आपको मैं बता दूं ईरान और रसिया भी इसमें ऐड कर लो, ठीक है। ईरान और रसिया भी इसमें ऐड कर लो, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल यानी क्या, ट्रोपोस्फेयर। बहुत लोग हिंदी अंग्रेजी में मैं भी कई बार जो है कंफ्यूज जाता हूँ क्योंकि मेरी शुरू से ज़्यादातर पढ़ाई अंग्रेजी में रही है, तो हिंदी में जब चीज़ें आती थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी। लेकिन आप कहोगे सर अंग्रेजी में हिंदी, क्या यार हिंदी में ज़िंदगी में 24 घंटे में से ना लगभग 24 घंटे हिंदी में बीतते हैं। तो पढ़ाई कुछ भी कर लो, जहाँ पले बड़े हो ना वो तुम्हारे जेनेटिक्स में आ जाती है। तो हिंदी जेनेटिक्स में कितना भी मैं पढ़ लूँ, हिंदी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्षोभ मंडल में अधिकतम मौसमीय घटना इसलिए घटित होती हैं क्योंकि, बताइए क्या रीजन होता है इन चारों में से, बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है बताइए। बस ये है कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में ऐसी भारी भूल करता हूं कि जो सुन लेगा अगर फर्स्ट टाइम कहेगा अरे इसे कुछ आता भी है होता है, होता है जी भैया। क्षोभ मंडल देखिए क्या होता है, इसका सही जवाब डी है। आपके वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग 80% जो है आपको इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। जी भैया 80%, पूरे द्रव्यमान का 80% आपको इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। सबसे घना वायुमंडल जो है होता है ये, ठीक है, सबसे घना होता है। यहीं पर आपको धूल कण, आर्द्रता, नमी, जो मौसम की सारी घटनाएं होती हैं वो आपको यही क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर, और कुछ जानने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं यार आपसे, यूपीएससी नहीं देने जा रहे हो, पीसीएस तक ही रुके हुए तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। चलिए बहुत आसान सा जवाब है। आप लोग को तो देखिए आप लोग में कितना बेसिक पूछता है। अगर यूपीएससी होता कसम से यूपी कल्चर में ऐसी चीजें पूछ लेता कि पढ़ने वाले को, मतलब सही बता रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी को मैंने देखा, अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो ना, आप सब्जेक्ट मत समझो, आप उसमें पीएचडी जैसा समझो कि उसमें तुम पीएचडी करोगे तभी भैया वो तुम्हें मान के चलो कि तुम यूपीएससी के लिए जा रहे हो। इसीलिए जो है 3 इयर्स का प्लान लेकर चलना पड़ता ऑन एन एवरेज, ठीक है। वो बात अलग है कि 5-6 साल लग जाता है, लेकिन ठीक है एवरेज मैंने देखा 3 साल में लोगों का निकल जाता है, जो मैंने रियलाइज किया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या पीसी कल्चर जवाब दिया वो सही कल। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा नहीं, दरअसल जो आपके मछली का उत्पादन होता है जिसे आप लोग डोमेस्टिक या कॉमर्शियल के लिए उपयोग करते हैं, इसे आप लोग नदियों पॉन्ड में खुद से उगाते, खुद से मतलब आप पूरी खेती करते हैं। नदियों के फिश फार्मिंग भी एक पार्ट होता है, ठीक है। तो पीसी कल्चर आपका फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कॉर्क। जी भैया कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। अब आप लोग सोचो कि बहुत लोग ऐसा प्रश्न देखने के बाद तो पहली बात उनके दिमाग में कॉर्क, व्हाट इज कॉर्क। वाइन बोतल देखा है, उसके ऊपर होता है, ठीक है। और खास करके जो आपके उस साइड के एरियाज है, यूरोप एरियाज है, वहां पर जो है चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्वेरकस। जी भैया क्वेरकस जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। क्वेरकस से जो है आपकी जो कॉर्क निकलती है इसी का प्रयोग जो है किया जाता है। ओके क्लियर। इसका जैसे आपको पता है ना वाइन बोतल या वाइन बोतल स्टॉपर्स में होता है, इसको बॉल भी, इससे बॉल भी बनाई जाती थी, ठीक है। और अगर ये पेड़ पूछोगे कहां पर होता है तो आपके वेस्ट साइड में, जी भैया वेस्ट साइड में, आपके साउथ वेस्ट में जो है आपके अफ्रीका के, और नॉर्थ वेस्ट में आपके किसके, नॉर्थ वेस्ट में आपके यूरोप में जो है ये पाया जाता है ये पेड़, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसकी जो है क्या सही बात होगी। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जस्ट उल्टा आपको बता दिया, माफ करिएगा क्योंकि मैंने पूरी ऐसी की तैसी कर दी। साउथ वेस्ट है आपका क्या, यूरोप होगा, ठीक है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं कि ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट आपका क्या होगा, अफ्रीका होगा, क्योंकि चलो मैंने उल्टा बताया था, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। साउथ वेस्ट यूरोप में और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में जो है ये पेड़ आपको क्या क्वेरकस पाया जाता है, जिससे कॉर्क के अन्य जरूरी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो कॉर्क दरअसल क्या है, जो आप लोग देखते होंगे जब शैंपेन वैम्पेन या कुछ होता है ऊपर टप से खुलता है, वो कॉर्क ही होता है, ठीक है। और उसको करने के लिए उसको गर्म करके उसे जो है पुश करते हैं, फिर वो पैक होता है। जब खोलना होता है तो बहुत बहुत हार्ड होता है यार खोलना, बहुत हार्ड होता है।
रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जी भैया, उसी का प्रयोग जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया, वैसे इसका एक नाम तो प्यूपा होता है, अंग्रेजी में उसे प्यूपा स्थिति कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, कोशित। जी भैया, कोशित जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये अपने आप को पकड़ने के लिए इसी प्यूपा अवस्था के दौरान ना, ये अपने आप को पकड़ने के लिए अपने चारों ओर जाल भी बुनता है, और उसी को फिर हम लोग क्या रेशम के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके आपको पता नहीं कि रेशम के कीड़े की क्या कहते हैं, लाइफ सर्कल बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त, जी भैया रक्त की पूछ रहा है, रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो है क्या करता है, विनियमित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। बताइए इसका सही जवाब क्या है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, प्राव2, पैथारॉयड या फिर जो है थायरॉक्सिन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए सही जवाब क्या होगा? तो देखो भैया, आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, जी भैया पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है वहीं से जो है ये निकलता है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, वहीं से ये जो है क्या हार्मोन स्रावित होता है, और इसका सही जवाब क्या है? परावट्टु जो पैराथायरॉयड होता है। देखिए दरअसल ये आपके जो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, ये आपके बॉडी के कैल्शियम रक्त के जरिए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी इसको कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम फास्फोरस के अलावा ये विटामिन डी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न के बाद, विनियमित करता है, उसे कंट्रोल में भी बहुत अच्छा योगदान देता है। ठीक है, अगर ये आपके कम हो जाए तो आपकी जो क्या नाम है, ब्लड में जो आपकी कैल्शियम की पूर्ति होती है हड्डियों को, वो कम होने लगेगी। तो आप जानते हो कैल्शियम कम होगा तो आपकी बॉडी क्या होगा? BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर जो है लगाना चाहिए? आपको पता है BCG का जो टीका होता है टीबी के रोग के लिए स्पेशली लाया जाता है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी जन्म के तुरंत बाद। अब मैं आपको यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहले BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैकिलस कैलमेटिक गुरेन। क्या है? बैकिलस कैलमेटिक गुरेन। ठीक है, कैलमेटिक गुरेन जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, बैकिलस कैलमेटिक गुरेन। आपको पता होना चाहिए BCG होता है, और ये एकमात्र वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस, जी भैया ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है आपको होता है, और उसको जो है 1921 से जो है आपको पता है उपयोग में लाया जाने लगा है। ठीक है, इसी BCG वैक्सीन को। अब देखो लगाया जन्म के तुरंत बाद जाता है, लेकिन पता है आप इसको जन्म से लेकर के 6 माह तक लगा सकते हैं। कब? जन्म से लेकर 6 माह तक लगा सकते हैं, यहां तक कि आप 5 साल तक भी लगा सकते हैं, जन्म के उसके 5 साल तक भी लगा सकते हैं। लेकिन 6 माह से 5 साल के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें पहले टेस्ट लेना पड़ता है कि उसे टीबी है तो नहीं, अगर है तो फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका जवाब यह है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जन्म से 6 माह तक तो लगा सकते हैं। 6 माह से जब आपको ज्यादा बढ़ना होता है तो उसके लिए आपको टेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब एक पूरी डॉक्टर की चिकित्सीय परामर्श के आधार पर आपको फिर टीका लगेगा। समझ के चलिए, बहुत लोग को होता है स्टार्टिंग में नहीं लग पाता है, कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आदमी क्या होता है ना, कुछ लोग तो अभी तो क्या है कि गवर्नमेंट ने तुरंत कर दिया है। आपको पता है इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलता है उसमें आपको कई तरह के टीके, जैसे बच्चा जन्म लेता लगा देते हैं, माता को लगाया जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो सब फ्री में है भैया, सब फ्री में है। केवल कोविड के दौरान ही नहीं इंडिया में फ्री वैक्सीन लगाएगी, उससे पहले इंडिया में कई सालों से फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम चलता आ रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, जब पढ़ोगे ना और जब चीजें तुम्हारे सामने आएंगी तो कभी कभी तुम चीजों को देख करके हंसोगे, कहोगे क्या बोलते यार, थोड़ा इतिहास पढ़ो। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बेसिकली हुआ क्या था मलेरिया के खोज में, कि मलेरिया खोज स्टार्टिंग किसी और ने कर दी थी, लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद ये पता लगा कि ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो नामक परजीवी है, इससे बेसिकली जो है आपको मलेरिया रोग होता है। ठीक है, पहले मलेरिया के कारण कुछ और आया था, लेकिन मलेरिया खोज इससे पहले भी हो गई थी, बस इस परजीवी से होता, इसकी खोज बाद में की थी। उनका नाम है आपका सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने जो है इसकी खोज की थी, जो इन्होंने 1897 में की थी। ठीक है, 1897 में। इससे पहले जो है आपके 1880 में इससे संबंधित जो है मलेरिया संबंधित खोज
हो चुकी थी, ठीक है। उसको किया था आपके जो अल्फोंसे लेबरन ने, जी भैया, अल्फोंसे लेबरन ने जो है उसे ऑलरेडी कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, इनके बाद जब इन्होंने किया था तो वो चीजें थोड़ी सी और निखर कर आई थी, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है यहां पर, ग्लोबल 500 पुरस्कार बताइए किसे जो है प्रदान किए, मैंने कुछ ज्यादा आगे तो नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जी भैया, ग्लोबल 500 पुरस्कार बेसिकली आप जब उस क्षेत्र से जुड़े अच्छे काम करते हैं तब आपको मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब यार इतनी अच्छी क्लास अगर पढ़ा रहा हूं तो लाइक करने में क्या जाता है बताओ, और साथ ही साथ पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसीलिए अब उतना बोलता भी नहीं हूँ। पहले था बीच में बोला, लेकिन मैंने देखा बोलने से फायदा नहीं है, जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो तुम लोग को खुद ही कर देना चाहिए। तो देखो, यूएनईपी द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, पहली चीज यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, और जो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होते हैं उनके जो है ये पुरस्कार दिया जाता है यूएनईपी द्वारा। कौन कवि राजा थे जिन्हें नागरी दास के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। बेसिकली ये राजा थे, इन्होंने जो है 1748 से 1757 तक इनका अपना राज था, और ये नागीदास के नाम से एक अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है, पोएट थे ये। और ये बेसिकली देखा जाए तो बल्लभाचार जो सेक्शन है, जो कृष्ण जी को मानता है कि कृष्ण जी ही पृथ्वी पर अवतार लिए थे, उस सेक्शन से आते हैं। और इन्होंने जो है छंद लिखा था, उनका नाम क्या था भैया, तो राजा सावंत सिंह, ठीक है, समझ गए। तो ये बल्लभाचार जो है सेक्शन से आते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें देखो, मैं बार बार कहता हूँ क्लास देख करो तो शॉर्ट नोट जरूर बनाया करो माय डियर, क्योंकि यहां से पता है जब आप चीजें देख करके जाते हो, देखो कोई भी चीजें आप देख रहे हो, अब आपके क्या है, अगर आपने 2023 का आरओ एग्जाम नहीं दिया था तो आप उसके पेपर को लेकर एक बार दीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में है, आपके पढ़ने का तरीका कितना सही है। मैं यूं ही खड़े होकर के एक छोटे से प्रश्न में 2 मिनट नहीं देता हूँ, वो क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का होता है, लेकिन 2 मिनट 1 मिनट इसलिए जाता है क्योंकि उससे संबंधित अगर कुछ टॉपिक आ जाए तो आपका छूटे ना, इसलिए मैं इतना समय देता हूँ, ठीक है। तो उस समय का आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल एक, जी भैया केवल एक जवाब दिया। देखो 21 नहीं 24 तीलियां होती है, और ये जो आधार पर अनुपात दिया है ये 2:3 होगा, क्योंकि चौड़ाई लंबाई लिख दिया है, तो यहां पर अभी लंबाई चौड़ाई होता था तो 3:2 होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिख दिया, इसलिए क्या उल्टा इसका सही होगा, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था, और क्या बताऊं, पहला दिया ही 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। जी भैया, जो कमेटी होती है ये लेखा अनुदान संघ, ये इन चारों में से क्या अलाउ करता है, बताइए क्या अलाउ करता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया तुमने क्या डी जवाब दिया है, वो सही कर ले। जी भैया, एक निश्चित अवधि के लिए जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालने की अनुमति देता है। जी भैया, जो संचित निधि है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, उससे जो पैसा निकालने की अनुमति के लिए आपको लेखानुदान जो है लाने पड़ता है, पार्लियामेंट में पास भी कराना पड़ता है, तभी आप निकाल भी पाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रत्ती, जी भैया कह रहा है रत्ती, इसको जो है किसके बीजों से प्राप्त होती है, तो अनावृत जीवी पादप, आवृत जीवी, शैवाल या कवक से। तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा। श्योर शॉट आप लोग को बताना, चलो मैं 50-50 कर देता हूं, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। सी और डी नहीं होगा, बताओ ए और बी में से बता दो, आप बता दो, इससे आसान सा जवाब तुम लोग के लिए नहीं हो सकता आज की क्लास में। तो जितने लोगों ने क्या अनावृत जीवी पादप जवाब दिया है वो सही कर ले। अनावृत जीवी पादप होते क्या है, अनावृत जीवी पादप क्या होते हैं, आप लोग को अगर पढ़े हो तो पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं ना, जो ये बीज होते हैं इनके फूलों और फलों में बंद होने की बजाय, जो इनके ये पादपों में जो बीज होते हैं ना, वो फूल या फल में बंद होने की बजाय जो उसकी टहनियां होती हैं या संग उसमें वो जो है खुली अवस्था में पाए जाते हैं। जी भैया, इसमें जो होता है क्या है कि जो बीज होते हैं वो टहनियों या शंकुओं में जो है खुली अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या इन्हें अनावृत
जीवी कहा जाता है। और रत्ती जो होता है ना जी भैया, टहनियों पे ऐसा होता है, उसी पे एकदम छोटे से आकार में होता है, उसी का प्रयोग करते हैं स्वर्णकार, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल रेशम की तरह नहीं होता, नॉर्मल रेशम तो खत्म हो जाएगा, उनका आप देखोगे थोड़ा मोटा भी होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मेरे थोड़े बगल में रहते हैं। एगमार्क है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है? अगर पिछला वाला मैंने आपको आसान कर दिया था तो ये आसान है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या गुणवत्ता गारंटी की मोहर जवाब दिया, और सही कर लीजिए भाई, इस बार 2023 के पेपर में भी आपको आरओआर में एगमार से क्वेश्चन आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चलो फटाक से जवाब दो, एकदम तुरंत जवाब दो, रटा होना चाहिए ये प्रश्न, रटा होना चाहिए एकदम तुरंत। क्या है जवाब? जी भैया दादा भाई नेहरू जितने लोगों ने क्या दादा भाई नेहरू जवाब दिया है वो सही कर। इसमें और क्या बताने लायक है, बाकी तो आप जानते हो गए। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? चलिए जवाब दीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटीज 2023 का आयोजन कहां किया गया बताइए। नई दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, इंदौर। तो भैया देखो, इसका आयोजन आपको कब से कब किया गया पहले ये पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, देखिए आपको बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी, जी भैया शहरी और क्या कहते हैं आवासीय मामलों के मंत्रालय ने इसे 26 से 27 सितंबर 2023 तक 26 से 27 सितंबर 2023 तक आपके जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है आयोजित किया था। ठीक है, क्लियर। तो किसने किया था, किस तारीख तक हुआ था, कहां हुआ था, ये आपके लिए जरूरी है, और वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं इसके आगे आपसे नहीं पूछे, क्योंकि जितना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा उस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस तो यही कहता है। ठीक है, चलो अगले पर। अगर तुम इसका शॉर्ट आंसर शॉर्ट नोट्स बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं क्या बताऊं, शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ माय डियर, रात में सोने से पहले एक रिवीजन, ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो दैट्स अप टू यू, मेरी कोई गलती नहीं। 26 फरवरी 2024 को लेटेस्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? यानी कि ये कह रहा है कि 13th WTO मिनिस्ट्रियल सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, वो किस देश की अध्यक्षता में होगा? बताए इसका सही जवाब क्या होगा। यूएई, चीन, अमेरिका या सऊदी अरब? जी हाँ दोस्तों, बताइए आप। 26 फरवरी को होगा, यानी कि अभी जो लेटेस्ट बीता है उसी में हुआ। कहाँ बहुत दूर है यार, लेटेस्ट ही तो है। देखिए भैया, अगर इसका सही जवाब है तो वो क्या अबू धाबी यूएई में हुआ था। कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में हुआ था। और एक चीज आपको ये बता दूं, ये केवल 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2024 तक जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है, जो 13 थे आपकी क्या है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उन्हें सामाजिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि 2023 जर्मन पीस अवार्ड किसे मिला है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पी कश्यप, रॉबर्टी, सलमान रुश्दी। दरअसल वो देखा जाए तो भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन ब्रिटिश लेखक है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन है बट ब्रिटिश में रहते हैं। नाम उनका क्या है? तो भैया नाम उनका है सलमान रुश्दी। ठीक है, इस सलमान रुश्दी, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं, जैसे कि इन्होंने आपके एक लिखा हुआ फ्यूरी लिखा हुआ है, विक्टोरी सिटी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तमाम जो है गोल्डन हाउस लिखे हुए हैं। नाम धीरे धीरे बोला हूँ, गोल्डन हाउस, फ्यूरी, और आपका क्या है विक्टोरी सिटी, और आपका ऐसे तमाम है। मैं तो 2-3 बता दे रहा हूं, उससे आपको वाई, क्योंकि लेटेस्ट में जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का जो है किया? बताओ किस तारीख को किया है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके रिसेंटली बोला गया है। तो जितने लोगों ने क्या 29 जून जवाब दिया वो सही कर ले। जी भैया 29 जून को जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाएगा, और इस दिन हर जिले में जो है व्यापारी सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, व्यापारी सम्मेलन भी जो है आयोजित किया जाएगा, जिसे निवेशक शिखर सम्मेलन कहेंगे। क्या होगा? निवेशक शिखर सम्मेलन किया जाएगा हर जिले स्तर पर। अब पता नहीं
इससे भी देखते हैं क्या फ़ायदा होगा, लेट्स सी। क्योंकि कोई चीज़ें शुरू की जाती हैं तो उसको केस स्टडी के रूप में देखने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 साल का इंतजार तो करना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में किसी चीज़ पर कमेंट करने जाने हैं तो माय डियर, तब तुमने ज़िंदगी में सीखा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ों के होने में थोड़ा सा समय तो लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समझने में कुछ समय जाता है, कुछ चीज़ उसके रिजल्ट आने में जाता है, तो दैट टेक्स टाइम। ओके, स्वदेशी रूप में निर्मित, ठीक है, यानी कि इसे इंडिया में ही इंडिजियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया में ही निर्मित। ओके, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस। अब माइंस क्या होता है? आप माइंस फिल्मों में देखे हो माइंस, ठीक है, ऐसे रखे रहते हैं दूरी दूरी पे कि अगर कोई आ रहा हो जिसे पता नहीं है, तुमने उस पर पैर रखा, जैसे ही छोड़ोगे बूम, खत्म, टाटा बाय बाय, यही होता है। तो भारतीय थल सेना को यानी कि इंडियन आर्मी को मिली तो टोटल कितनी जो है ये एंटी टैंक माइंस जो है सौंपी गई हैं? तो देखो तुम्हें इसके बारे में बता दूं, ये जो है डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम विभव है। क्या नाम है? विभव नाम है, जो ये माइंस है। दरअसल जो चीजें डेवलप उसका कुछ नामकरण होता है, तो विभव इसका नाम है। और कुल 600, जी भैया 600 जो है आपको थल सेना को दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोर्नियो डेल सेंटिनेरियो हॉकी टूर्नामेंट 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की महिला टीम को जो है यहां पर क्या कह रहा है, किस देश की महिला हॉकी टीम को पराजित कर खिताब जीता? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो माय डियर, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया हुआ स्पेन। देखिए अब आपको मैं बताता हूं, दरअसल ये टोर्नियो डेल सेंटिनेरियो हॉकी टूर्नामेंट 2003 आपके स्पेन में आयोजित ही हुआ था। और इस टूर्नामेंट को इस साल जो है 2023 में 100 साल भी पूरे हुए थे। ठीक है, 100 साल पूरे हुए थे। और इसी टूर्नामेंट के दौरान भारत की महिला टीम ने 3-0 से स्पेन को हराया था। कितने? 3-0 से स्पेन को हराया था। ठीक है, क्लियर? समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। बताइए दोस्तों, 15 सितंबर 2023 को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या था? विषय या थीम कह दीजिए, बताइए। उसी के साथ इस क्लास से भी हम लोग क्या बाय बाय टाटा सी यू होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसका जवाब देने की जरूरत है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या? चलिए दोस्तों फटाफट बताइए। चलो मैं हट जाता हूं ना। तो यहां पर क्या था, जितने लोगों ने क्या अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है भाई, जितनों ने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। अच्छा, आप लोग डेली क्लासेज में ये तो ट्राई, एक बार क्वेश्चन में जो समय देता हूं उसमें ये तो ट्राई करते हो ना कि आप कितना सही किए। तो हर क्लास में देखा करो कि आप कितना सही करते हो। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप डेली क्लासेज कर रहे हैं तो आप कम से कम धीरे धीरे आपको 60% 70% स्वयं से सही करने की जरूरत है। क्योंकि आप केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस सेट के अलावा सब्जेक्ट वाइज क्लासेज भी जो शुरू हो रही है वो होती थी उससे पढ़ते हैं, साथ ही साथ कुछ अपनी चीजें पढ़ते हैं। तो इन सब के बाद अगर आपके 60-70% मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मतलब इससे कम होने का मतलब आप पढ़ाई छोड़ दो मेरे हिसाब से। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि हम सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं कि बस हम यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, बातें थोड़ी सी बुरी हैं लेकिन सच्ची है, सच थोड़ा कड़वा होता है। तो इसी साथ बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे आपसे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और जाने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलें।